से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा? अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है, और इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से। काशी के चुनावी मैदान में फिर प्रधानमंत्री मोदी, क्या रहा है प्रधानमंत्री मोदी का काशी कनेक्शन, इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। कश्मीर में लोगों ने लोकतंत्र और संविधान को साथ दिया है और जमकर लोकतंत्र का उत्सव मनाया है। क्या है इसके मायने, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा होगी पाक अधिकृत कश्मीर में विद्रोह की। आखिर क्यों हो रहा है यह विद्रोह और क्यों लोग हैं नाराज? ऐसे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पीएम मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से भरा नामांकन। पंडित गणेश्वर शास्त्री समेत 4 लोग बने प्रस्तावक। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री ने किया मां गंगा और काल भैरव का आशीर्वाद। बीजेपी ने एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्रीय मंत्री और तमाम बड़े नेता हुए शामिल। बीजेपी के दिग्गजों का प्रचार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के कोडरमा में करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अमेठी में, तो अमित शाह बंगाल में संभालेंगे मोर्चा। योगी आदित्यनाथ यूपी के दरियाबाद में भरेंगे हुंकार। विपक्षी दलों की भी ताबड़तोड़ चुनावी रैली। झांसी में एक तरफ राहुल अखिलेश की संयुक्त रैली, तो वहीं मायावती भी कर रही हैं चुनाव प्रचार। प्रियंका गांधी अमेठी में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे गोरखपुर में संभाल रहे हैं कमान। संदेशखाली में फिर शुरू हुआ महिलाओं का विरोध। तृणमूल कांग्रेस और स्थानीय पुलिस की मिली भगत के खिलाफ प्रदर्शन। अपनी सुरक्षा के लिए गांव की सड़कों पर पहरेदारी करने को मजबूर महिलाएं। और लोकतंत्र और संविधान खतरे वाले सियासी एजेंडे के बीच कश्मीर में बम्पर वोटिंग ने एक देश एक विधान पर लगाई मुहर। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में बदली फिजा का लोगों ने किया स्वागत। 40 वर्षों बाद श्रीनगर में पोलिंग टर्नआउट 41%। तो वहीं पाक अधिकृत कश्मीर में सड़कों पर उतरे लोग। लगातार हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों में कई लोगों के घायल होने की खबर। तो सबसे पहले बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में नामांकन किया है। तो काशी के चुनावी मैदान में एक बार फिर आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज उन्होंने वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल किया है। लगातार तीसरी बार वो यहां से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है, और उनके साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, तमाम जो सहयोगी दल हैं, वो सारे उनके नेता साथ में दिखाई पड़े। और उसके साथ ही साथ काशी के लोगों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर स्वागत किया है। तो चुनावी बिसात काशी में बिछ चुकी है। क्या है इसके मायने, हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये खबर भी गौर करने वाली है कि किस तरह से जो वाराणसी का चुनाव मैदान है, उसकी वजह से तमाम पूर्वांचल के जो इलाके हैं उस पर फर्क पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी से अपना नामांकन दाखिल किया है। वाराणसी से तीसरी बार चुनावी मैदान में है मोदी। पिछले 2 चुनाव उन्होंने काफी बड़े अंतर से जीते हैं। नामांकन के मौके पर उनके साथ योगी आदित्यनाथ और उनके प्रस्तावक गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ मौजूद रहे। पीएम के नामांकन में शामिल होने के लिए काशी में दिग्गजों का जमावड़ा लग गया। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद, विधायक सभी नामांकन में शामिल हुए। नामांकन दाखिल करने से पीएम मोदी ने काल भैरव की पूजा अर्चना की। उससे पहले प्रधानमंत्री ने काल भैरव की पूजा अर्चना की और उसके बाद तब नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी ने सोमवार की शाम काशी में एक बड़ा भव्य रोड शो भी किया था। 6 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में लाखों लोग जुटे और लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने साथ साथ। पीएम मोदी के काशी कनेक्शन पर खूब बातें हो रही हैं। काशी ने पीएम मोदी को अपनाया है।
2014 में पीएम मोदी ने कहा था कि मुझे ना किसी ने भेजा है ना मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। यह स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ था प्रधानमंत्री का। नरेंद्र मोदी का यह बयान काशी वासियों के दिलों में ऐसा बैठा कि वो आज भी उन्हें अपना मानते हैं। और यह है प्रधानमंत्री मोदी का काशी कनेक्शन। खुद पीएम ने अपने को प्रधान सेवक बताते हुए वाराणसी के कायाकल्प का बीड़ा उठाया था। काशी के लोगों के दिलों में उतर गए प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि पीएम मोदी अपने वादे पर खरे उतरते हुए दिखे हैं पिछले 10 वर्षों में। विकास की गाड़ी सरपट दौड़ी, पहले और अब का अंतर स्पष्ट नजर आता है, जो काशी में साफ तौर पर देखा जा सकता है। 10 वर्षों में काशी पर डबल इंजन की सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए उसके विकास के लिए। इतिहास गवाह है कि बाबा की नगरी पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने कई आक्रमण किए थे। सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की गई, लेकिन काशी ज्यों की त्यों बनी रही। तमाम कालखंड गुजर गए, लेकिन काशी नहीं बदली। सकरी गलियां काशी की संस्कृति से ज्यादा वहां की छिपी हुई संस्कृति की गवाह रही हैं, और उनको बदलने की कोशिश की गई, लेकिन काशी ज्यों का त्यों रही। पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में काशी विकास की नगरी के साथ साथ सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी बन गई। पीएम मोदी को काशी के आध्यात्मिक पुनर्जागरण और आर्थिक विकास के लिए श्रेय देना ही होगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा वाराणसी से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ रामेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आएंगे शैलेंद्र, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप बताएंगे कि किस तरह से मोदीमय हो रहा है काशी, अगर गलत नहीं है, क्योंकि तमाम जिस तरह से लाखों लोगों की कल भीड़ जुटी थी, और आज जो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, जो सहयोगी दल हैं, वो तमाम, तो एक तरह से आज और कल 2 दिन देखा जाए तो काशी जो है वो मोदीमय दिखाई पड़ा। देखिए, कल हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो हुआ था बीएचयू गेट से काशी विश्वनाथ धाम के गेट तक 5 किलोमीटर रोड शो में हमने देखा कि सड़क के दोनों तरफ लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए खड़े हुए थे। और काशी की जो संस्कृति की झलक है वो। शैलेंद्र, आपकी आवाज हम तक बहुत ठीक से नहीं मिल रही है। शैलेंद्र, आपकी आवाज हम तक बहुत ठीक से नहीं मिल रही है। आपकी आवाज ठीक कराते हैं, और उससे पहले हम रामेंद्र के पास आते हैं। रामेंद्र, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि पूर्वांचल की सियासत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी से चुनाव लड़ना किस तरह से यह असर डालेगा। देखिए, पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब काशी को चुना था तभी ये तय हो गया था कि काशी पूर्वांचल का जो समुद्र कहा जाए, कि यहाँ से नदियाँ निकलती हैं जो पूरे पूर्वांचल को कनेक्ट करती हैं, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो। अगर पूर्वांचल की राजधानी कहा जाएगा तो वो वाराणसी को कहा जाएगा। तो वाराणसी में आने से ही पूरे पूर्वांचल का हिस्सा सजता है। प्रधानमंत्री जब पूर्वांचल से कोई बात कहते हैं तो बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर होते हुए और बनारस तक आती है। तो पूर्वांचल से, पूरे बनारस से पूर्वांचल को साधा जा सकता है। और यहाँ की आवाज, यहाँ की संस्कृति एक जैसी है, एक दूसरे से लिंक्ड है लोग, इसलिए बनारस कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री का यहाँ होना पूर्वांचल, देखिए प्रधानमंत्री जब से आए तब से पूर्वांचल में भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है। भले ही मुख्यमंत्री का हिस्सा गोरखपुर वाला 2-3 सीटें आती थी, लेकिन पूर्वांचल अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद मजबूत स्थिति में हुआ है। तो पूर्वांचल में आने के एक अलग महत्व है नरेंद्र मोदी का। जी जी जी, निश्चित तौर पर। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरह से काशी मय हुआ है, मोदी मय हुआ है काशी, आप हमें बता रहे थे। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी, हमें उम्मीद है कि अब आप बेहतर तरीके से बता सकेंगे। किलोमीटर का जो रोड शो था उसमें जो तस्वीरें आई, किस तरह से मोदी में काशी हुई थी, उसकी झलक देश और दुनिया ने देखी थी। जब जगह जगह काशी की संस्कृति की झलक दिखाई दे रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति काशी की जनता का स्नेह, हमार मोदी हमार काशी का ये जो एक स्लोगन है वो जगह जगह पर दिखाई दे रहा था। अपने सांसद के प्रति प्रेम और स्नेह दिखाई दे रहा था। आज हमने देखा जब अपने नामांकन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पर एनडीए के नेताओं की जो तस्वीरें देश ने देखी, एक एकजुटता का प्रदर्शन, किस तरह से बीजेपी के जो शीर्ष नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
वहां पर मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में, तो वह एनडीए के उत्तर के नेता हो, दक्षिण के नेता हो या फिर उत्तर पूर्व के नेता हो, असम गण परिषद से हो, पीएमके से अम्बुल रामदास हो, महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे हो, प्रफुल्ल पटेल हो, बिहार से चिराग पासवान हो, जितन राम मांझी हो, उत्तर प्रदेश से तमाम ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, तो एकजुटता की वो तस्वीर दिखाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के समय में। और यहां से एक संदेश बीजेपी और एनडीए ने दिया कि वो सिर्फ नारा नहीं गढ़ा गया है 400 पार का, बल्कि उसके लिए पूरे शिद्दत से, पूरे जोर शोर से बीजेपी अपनी रणनीति बनाकर एनडीए आगे बढ़ रही। ठीक है, रामेंद्र आपसे जानना चाहेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए कितना दम भरने वाला है जब प्रधानमंत्री पूर्वांचल की एक सीट और वो भी काशी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए कितना है? अभी 3 फेज के चुनाव वहां बाकी है और किस तरह से पूरी सियासत पर असर डाल रहा है वहां की, क्योंकि एक केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं काशी बन जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री ने आज रुद्राक्ष सेंटर को जब संबोधित किया तब उन्होंने कहा कि हम कार्यकर्ताओं से उन्होंने आग्रह किया कि हम आग्रह करते हैं कि लोगों के बीच जाएं, आप वहां थोड़े छोटे छोटे से कार्यक्रम बनाइए और लोगों के बीच जाइए और हर हालत में वोट परसेंटेज बढ़ाना है, आपको वोट प्रतिशत बढ़ाना है। और ये वाराणसी के लिए वो कार्यकर्ताओं से नहीं कह रहे थे, वो जो अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनसे कह रहे थे कि अपना वोट प्रतिशत बढ़ाएं, लोगों के बीच जाएं, नीतियों के कार्यक्रमों को लेकर के जाएं और कहें कि आप वोट डालने अवश्य जाएं। जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति का हिस्सा नहीं, धर्म का हिस्सा नहीं है, सारी जगह से, सारे धर्मों से, सारे संप्रदायों से, सारी जातियों से वोट मिलता है। उनको पता है कि वोट प्रतिशत जब बढ़ेगा तो भाजपा को वोट अपने आप बढ़ता है, क्योंकि सब जगह से वोट आकर के जुड़ता है। तो पूरे भारत को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरे देश की, दुनिया की, जिनको दक्षिण भारत को अलग कर रहे हैं, तो किस तरह कनेक्ट उन्होंने वाराणसी से किया। तो अगर इस सब को देखें ना इन संदर्भों में, तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संदेश बनारस में दे रहे थे वो पूरे पूर्वांचल में जाएगा, 5वें फेज से लेकर के और आखिरी फेज तक जो 7 चरणों में चुनाव है सब जगह संदेश जाएगा और वोट प्रतिशत बढ़ेगा, उसमें भाजपा को भी लाभ मिलेगा, लेकिन लोकतंत्र भी मजबूत होगा। इसलिए लोकतंत्र का मजबूत होना भी जरूरी है। वो संदेश भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी जी जी, शैलेंद्र आपसे समझना चाहेंगे, जब हैट्रिक की तैयारी में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक चुनौती बीजेपी के लिए होगी, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन पूरे जोर शोर के साथ तमाम दलों को साथ लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ वहां पर ताल ठोक रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं मार्जिन बढ़ाने की चुनौती होगी बीजेपी के लिए और हैट्रिक की तो तैयारी है ही। देखिए, बीजेपी को लगता है कि इस बार पिछली बार के मुकाबले बड़ी जीत हासिल होगी, इसमें कहीं कोई संदेह है। 2014 से 2019 में हमने देखा था कि जीत का आंकड़ा बढ़ा। 2014 में अरविंद केजरीवाल आए थे, उसके बाद शालिनी यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी। अब बीजेपी को लगता है कि जो मत प्रतिशत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर मिला था, 14 में से बढ़कर 19 में और बढ़ गया था और 19 में अब से लेकर 24 में अब और बढ़ेगा। लिहाजा जीत का जो आंकड़ा है वो 2014 और 19 के मुकाबले और आगे ले जाने में कामयाब होगी। बीजेपी इसमें आत्मविश्वास से भरी नजर आती है, उसके कारण भी है। उसको बीजेपी को लगता है कि पिछले 10 सालों में जो कायाकल्प हुआ है वो सभी ने देखा है और विपक्षी दल भी ये जानते हैं कि एक तरह से देखें तो वहां पर उम्मीदवार देने की एक तरह से एक रणनीतिक संकेत होता है, वरना जीत किस पार्टी की और किस दल की और किस नेता की होने जा रही है वो कल की तस्वीरों ने बहुत हद तक साफ कर दिया। और सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव अपना मत प्रतिशत और अपना जीत का अंतर बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं और पूरी पार्टी उसके लिए जोर शोर से लगी हुई है। जनता जनार्दन का साथ मिलेगा ऐसा बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों में जो बदलाव किया है काशी में, उससे सिर्फ काशी के लोग नहीं पूरी दुनिया देख रही है। और हमने तमाम लोगों से कल बात की कि अपने सांसद के तौर पर किस तरह से मोदी जी को देखते हैं, तो हर कोई ये कह रहा था कि 19 से ज्यादा बेहतर सांसद उन्हें मिला 2014 के बाद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस तरह से लोग खुश नजर आ रहे हैं, तो कोई लड़ाई उस तरह की दिखती नहीं है। आप काशी की सड़कों पर देखें, अब विपक्ष है तो जरूर कुछ न कुछ अपनी बात कहेगा, क्योंकि वो भी चुनाव लड़ रहा है बीजेपी के सामने और बीजेपी के सबसे बड़े नेता के सामने दरअसल उसके सामने संकट है कि एक तरह से उनके उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ते दिखाई दे। यही चुनौती है विपक्ष के सामने। बीजेपी के सामने तो सिर्फ यही चुनौती है कि कितना अंतर और बढ़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार 2019 के मुकाबले।
जी निश्चित तौर पर। तो रामेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से जिस विकास की बात कर रहे हैं शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे 1 लाख करोड़ रुपए डबल इंजन की सरकार ने निवेश किया है। अगर सिर्फ काशी और उसके आसपास के इलाकों में क्या फर्क लोगों की भावनाओं में दिखता है? किस तरह से ये जो आध्यात्मिक पुनर्जागरण हुआ या जो आर्थिक विकास हुआ, उसका असर आपको इन चुनावों में नजर आ रहा है, सिर्फ काशी नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में? देखिए, काशी ऐसी जगह जहां देश और दुनिया का आदमी आता है बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के दर्शन करने, मां गंगा को नमन करने। पूरी दुनिया का आदमी आता है और काशी के घाटों में विदेश के आए हुए लोग बैठे हुए मिल जाएंगे, आध्यात्मिक रूप से प्रवचन करते हुए मिल जाएंगे। तो काशी एक ऐसी जगह है जहां केवल उत्तर प्रदेश पूर्वांचल नहीं, पूरी देश और दुनिया को संदेश देती है। और काशी आज से नहीं, वेदों पुराणों को अगर उठा के देखिए तो काशी की महिमा वेदों पुराणों में गाई गई है। विकास की स्थिति हमने पहला कार्यक्रम कवर किया था, अमित शाह जी यहाँ कार्यक्रम करने आए थे, एक निजी अखबार का कार्यक्रम था। तो क्या क्या समस्याएं उठाई गई थी, लटकते हुए तार, नालियां चौक, गंगा नदी में सीधा बहता हुआ पानी सीवर का, तो वो सारी चीजें बदली हैं। तो जो बदली काशी है वो वोट में भी बदलेगी ना। हाँ। लोगों की जो अपेक्षाएं पूरी वोट में बदलेंगे। तो ये बदलाव का जो दौर है उसका फायदा निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस चुनाव मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा और ये जो मैसेजेस है ये पूरे देश में जाएंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए शैलेंद्र, आपका, और रामेंद्र आपका भी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि कश्मीर में लोकतंत्र और संविधान को किस तरह से कश्मीर के लोगों ने सलाम किया है। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे कश्मीर में लोकतंत्र और संविधान को किस तरह से कश्मीर के लोगों ने सलाम किया है, और 40 वर्षों के बाद जो वहां का वोटिंग परसेंटेज रहा है वो किस तरह से बढ़ा है, 40-41% तक पहुंचा है। वो वोटिंग परसेंटेज जो कई बार दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचता था या बमुश्किल 14-15% तक रहा करता था। 1989 के बाद से यह पहला मौका है जब श्रीनगर के लोकसभा चुनाव में 39% वोटिंग हुई है। आर्टिकल 370 हटने के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव है और इसलिए इस पर सभी की निगाहें लगी हुई थी कि आखिर इसके परिणाम क्या होते हैं। आतंकवाद और अलगाववाद के साए से दूर लोगों ने कहा जमहूरियत जिंदाबाद, और ये जो लंबी लंबी लाइनें लगी ये उस बात का प्रतीक हैं। कश्मीर में बदली फिजा में लोगों ने बेखौफ होकर जलसों और जुलूसों में दिलचस्पी दिखाई, यानी कि पूरे लोकतंत्र के इस पर्व में उन्होंने खुलकर हिस्सा लिया। बेखौफ होकर लोगों ने वोट भी दिया और वोट करने के लिए निकले। तमाम पार्टियों का वो प्रचार भी उन्होंने किया, जलसों में भी, और उन्होंने हिस्सा लिया। विपक्षी दलों के संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, इस वाले नैरेटिव का जवाब कश्मीर के लोगों ने अपने वोट के जरिए दिया है। कश्मीर के मतदाता घरों से बाहर निकले और सारी आशंकाओं को फेल करार दिया, सारी आशंकाओं को धता बता दिया कश्मीर के लोगों ने। पीएम मोदी, अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोगों की क्षमता और एस्पिरेशन को पूर्ण अभिव्यक्ति मिली है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर लिखा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 34 साल बाद कश्मीर में लोगों ने 41% वोट किया। 2009 में 18% था, 2019 में 14.43%, 2004 में 11.93%। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज ये इस बार आया है। लेकिन इस बार न केवल वोट प्रतिशत बढ़ा, बल्कि कहीं ना कोई बंद, न कोई हड़ताल, न कोई धरना, न कोई प्रदर्शन। जमहूरियत में बैलेट की ताकत बुलेट से ज्यादा होती है और यह कश्मीर के लोगों ने इस बार दिखा दिया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार भारत का संविधान, भारत का तिरंगा कश्मीर की पहचान बना है। एक देश, एक विधान, एक निशान ने आम लोगों के आकांक्षाओं को बल दिया। शासन में आम लोगों की भागीदारी बढ़ी है। त्रिस्तरीय पंचायती राज ने पीपल्स गवर्नेंस का मॉडल कश्मीर में खड़ा किया। जिस तरह से
बैक टू विलेजेस कार्यक्रम चला, वो उसका प्रयास सराहनीय रहा। साथ ही सामाजिक भागीदारी के साथ विकास ने लोगों में लोकतंत्र के लिए भरोसा पैदा किया, और लोकतंत्र का ये जो भरोसा है ये चुनावों में साफ तौर पर देखा गया। इस बार बैक टू विलेज जैसे कार्यक्रमों के जरिए पीएम मोदी ने जन शिकायतों और निष्पादन का एक्शन प्लान तैयार किया और उसको जमीन पर उतारा। पुलवामा, शोपियां जैसे आतंकवाद प्रभावित इलाकों में 44 और 48% पोलिंग इस बात को नए बदलाव का संकेत है। लोकतंत्र में चुनाव एक बड़ा उत्सव है। कश्मीर ने लोकतंत्र चुनाव को एक बड़े फेस्टिवल की तरह मनाया है। यह देश के सामने नजीर भी पेश करता है। सिर्फ एजेंडा से चुनाव नहीं जीता जा सकता है, बल्कि उसके लिए जो लोकतंत्र की एक नजीर है वो लोगों ने पेश की है। लोग अपने तजुर्बे को सामने रखकर वोट करते हैं। ये बात समझने की है कि लोग अपने तजुर्बे को सामने रखकर वोट करते हैं। जैसा वो सोचते हैं वो उनकी वोटिंग में दिखता है। अगर कोई उनके जीवन में बेहतरी लाया है तो लोग वोट के जरिए रिटर्न गिफ्ट भी जरूर देते हैं। ये बात समझी जा सकती है। तो कल जो संपन्न हुए मतदान जिसमें बम्पर वोटिंग हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। उन्होंने लिखा कि उत्साहजनक मतदान के लिए विशेष रूप से श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के लोगों की सराहना करना चाहूंगा, जो पहले से काफी बेहतर है। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद ही लोगों की क्षमता और आकांक्षाओं को पूर्ण अभिव्यक्ति मिल सकी है। जमीनी स्तर पर यह जम्मू कश्मीर के लोगों और विशेष रूप से युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का भी स्वागत किया और इस बात की खुलकर सराहना की कि जिस तरह से कश्मीर के लोग सामने आए और उन्होंने इस बार लोकतंत्र का ये जो उत्सव है, जो उसमें खुलकर हिस्सेदारी ली, जो ये उत्सव है उसको खुलकर मनाया। तो वहीं कश्मीर के लोगों ने भारी उत्साह दिखाया। उनका कहना है कि ऐसा प्रतिनिधि वो चुनना चाहते हैं जो उनकी बातें संसद में उठाए। लोगों में इसीलिए उत्साह ज्यादा है कि अपने मन के मुताबिक अपने नुमाइंदों को चुन लें, जो काम करे, जो हमारे लिए काम करे, हमारी बात करे। पार्लियामेंट में, खासकर इस वक्त पार्लियामेंट का इलेक्शन है, तो पार्लियामेंट में हमारी बात करे। तो हमारी नुमाइंदगी आज तक सही नहीं हुई है, तो हम चाहते हैं कि इसमें चेंज आ जाए। बहुत ज़्यादा फायदा है वोट डालने से। हम वोट डालते नहीं हैं, इसलिए हम पीछे हैं। हम पिछले इलेक्शन में बाइकआउट करते हैं। हमने कभी नहीं समझा कि हमारे वोट में कितना पावर है, लेकिन सब लोगों को समझ आया कि वोट में कितना पावर है। इंडिया एक बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है। हम चाहते हैं कि मास पार्टिसिपेशन हो, स्पेशली जो यूथ है वोट डाले और अपनी सरकार बनाए, चाहे वो किसी को भी डाले। तो आपने सुना, आम लोग कह रहे हैं कि अब उन्होंने अपने वोट की ताकत को पहचाना है। पहले ऐसा नहीं करते थे, लोकतंत्र के इस उत्सव में वो खुल करके भाग नहीं लेते थे, बायकॉट करते थे। लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि वोट देकर अपनी सरकार बनाना, अपने चुने हुए प्रतिनिधि को भेजना ताकि संसद में वो उनकी आवाज उठा सके, ये काफी बड़ा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जयराम विप्लव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र कुमार शर्मा जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के जम्मू एंड कश्मीर में, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत स्वागत है। और विनोद मिश्रा जी, आपके साथ अगर हम शुरू करना चाहें और ये समझना चाहेंगे इस वोटिंग पैटर्न के, इस जो एक तरह से कहा जाए 41%, 42%, 30-40%, ये जो वोटिंग हुई है पहले की अपेक्षा, जब आप इसकी तुलना करेंगे 12, 14, 15% से, क्या मायने हैं इसके? सारे डिस्कशन का जवाब अभी आप जो लोगों का वहाँ रिएक्शन दिखा रहे थे, जो वोट करने के बाद लोग अपना अपना रिएक्शन दे रहे थे, तो ये सीधी सीधी बात है कि आज लोग सोचेंगे कि तजुर्बा क्या कहता है। तजुर्बा यही कहता है कि आप सिर्फ इमोशनल कार्ड से, आप सिर्फ एक फेक नैरेटिव से कश्मीर जैसे जगह पे आप एक लगातार 50 साल तक कुछ परिवारों ने जो अपने लिए और अपने परिवार के लिए वो तंत्र चलाते रहे, आज लोगों ने जब ये आर्टिकल 370 हटा और वहाँ मूल रूप से आप कहें कि जन आकांक्षाएं की बात जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे, लोगों की आकांक्षाएं जुड़ी, सत्ता में, शासन में लोगों की भागीदारी बढ़ी। तो आप ये देखिए कश्मीर का ये जो तब्दीली आप देख रहे हैं, और कम से कम वोटिंग परसेंटेज के रूप में, तो ये एक नया कश्मीर का एक नया संदेश है। नया संदेश अगर हम इस तरह से देखें कि आज जिस तरह से फेक नैरेटिव और फेक एजेंडा आप चलाते हैं, कभी कहते हैं विपक्ष के में यहाँ लगातार आप पब्लिक रैलियों में देखें संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है,
तो उसका जवाब भी कश्मीर ने दिया है कि उसे पहली बार अगर भारत का संविधान मिला है, जब आप सोचिए कि आर्टिकल 370 के बाद भारत के संविधान के कई ऐसे धाराएं थी, ऐसे कई अनुच्छेद थे जो वहाँ पे अभी तक लागू भी नहीं हुए थे। भारत के जो कानून है जो पूरे देश में लोगों को एम्पावर करता है, वो सारी चीज़ें वहाँ लागू नहीं थी। भारत की वो कानून जो वहाँ दलितों को, पिछड़ों को वहाँ एक तरह से एम्पावर करता है, उनको आरक्षण देता था, वो वहाँ पे नहीं था। तो इन सारे बदलाव को अगर कश्मीर ने देखा है कि अगर आप मुख्य धारा में लौटते हैं, जब आप एक देश एक विधान कहते हैं, एक निशान कहते हैं, और देश जब उनको एम्पावर मिलता है, तब लोग वो बता रहे थे कि हमने वो बहुत गलती की थी जो अब तक इस मुख्य धारा में अपने वोट की ताकत को नहीं समझा था। और आज वो वोट की ताकत समझे हैं, तो शायद कोई इमोशनल पिच पे खेलने के लिए वो न महबूबा मुफ्ती को स्पेस दे रहे हैं, न फारूक अब्दुल्ला को दे रहे हैं, न नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी बड़े लीडर को दे रहे हैं। वो सिर्फ उसको चुन रहे हैं, और चुनने की बात वो कह रहे हैं जिसने वहाँ काम किया है, जिसने जनता के बीच में अपना सरोकार जोड़ के रखा है। जी जी जी, रविंद्र कुमार शर्मा जी आपके पास आए और ये समझना चाहें कि आखिर कांग्रेस के पास भी ये मौका था, लेकिन उस मौके को उसने गंवाया। जो इमोशनल कार्ड जिसकी बात चल रही है वो खेलते रहे। अब आपने सुना कि आम लोग कह रहे हैं कि जो इसके पहले बंद और हड़ताल की जो बात होती थी, हम अपना वोट नहीं देने जाते थे, बहिष्कार करते थे, वो गलत था, और अब हम जान पाए हैं दरअसल वोट का अधिकार, ये वोट का अधिकार की बात जो है आप लोगों ने बताने की क्यों कोशिश नहीं की पिछले 50 वर्षों में? देखिए, पहले तो स्वागत है जम्मू कश्मीर के लोगों का जिन्होंने बड़ी संख्या में वोटिंग में हिस्सा दिया। जम्मू में 72% और 70% पोलिंग हुई है, और कश्मीर में 1996 में 41% पोलिंग हुई थी, 1998 में 30.6% पोलिंग हुई थी, और बीच बीच में वहाँ छुटपुट वारदातें होती हैं। आज 38% या 39%, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले भी। और 96 में जब कई बड़े दल, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस डर के मारे क्योंकि नेताओं को शहीद किया गया, सिर्फ कांग्रेस पार्टी और कुछ छोटे दल लड़े थे 96 मई में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। ये आइस ब्रेकिंग कांग्रेस पार्टी ने किया। आपको याद होगा कि बारामूला, उड़ी से कांग्रेस की रैली निकली जिसपे कई हमले हुए डेमोक्रेसी की बहाली के लिए कि यहाँ चुनाव करवाया जाए, और उस वक्त कई दल, वहाँ दहशत का माहौल था, और कांग्रेस पार्टी ने वो पहल की थी कि चुनाव करवाएगा। 6 साल के बाद जब गोलियां और बम बरस रहे थे, हमारे अध्यक्ष गुलाम रसूल कार थे, उन पर भी बम पड़े, लेकिन वो जिंदा बच गए। इसलिए आप ये नहीं कह सकते, लेकिन 4 जून का इंतजार करिए। अगर लोग मौजूदा सरकार पे खुश थे तो बीजेपी का कैंडिडेट क्यों नहीं है? वहां तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीतेगी, मैं दावे से कह रहा हूँ। कांग्रेस एनसी का गठबंधन है। 4 जून को मैं फिर बात आपसे करूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। श्रीनगर भी, बारामूला भी, अनंतनाग भी। जो पार्टियां आज श्रेय लेना चाहती हैं वो तो श्रेय में अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकी, भारतीय जनता पार्टी। इसलिए आप जिस तरह से मर्जी कहिए, लेकिन लोग खुश नहीं है। वो उन्होंने डेमोक्रेसी को हमेशा वोट दिया है, एक दहशत के माहौल में, डर के माहौल में। दरअसल बात यही हो रही है शर्मा जी, दरअसल बात यही हो रही है कि वो वोट किसी को भी करें। अभी हमने पिछले 3 बार के आंकड़े दिखाए। आप इतिहास की बात करेंगे तो मैं ये चैलेंज नहीं करता हूं कि वो 40%, 41% से कम ज्यादा कब हुए, लेकिन जिस तरह से हमने पिछली बार के आंकड़े आपको दिखाए, 12%, 15%, 18%, उससे ज्यादा नहीं जा रहा था। और उसके बाद जब ये जो फिजा बदली है, और जो आपने अभी वोटर्स की बात सुनी, ये इसके लिए चुना कोई भी जाए, चुनाव कोई भी लड़े, लेकिन लोग बाहर निकलकर वोट दें, ये ज्यादा जरूरी है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि उन लोगों को श्रेय दीजिए और उन पार्टियों को श्रेय दीजिए जिन्होंने कश्मीर के अंदर आतंकवाद का मुकाबला किया। कई एमएलए, कई मंत्री शहीद हो गए, गोलियों से छलनी हो गए और बम्बों से उड़ा दिए गए। और ये श्रेय हम कांग्रेस से भी ज्यादा उन पार्टी को देते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आतंकवाद का मुकाबला किया। बीजेपी तो अब आई है, और अब इनके भी लोग कुछ शहीद हुए हैं, हम नहीं कहते, लेकिन कश्मीर में सियासी लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने अपनी जान पे खेल करके जमहूरियत को जिंदा रखा। जमहूरियत और वोटिंग भी एक पाकिस्तान को आतंकवाद को चुनौती है, और आतंकवाद के मुकाबले में हम सब एक हैं, पाकिस्तान के मुकाबले हम सब एक हैं, लेकिन राजनीति खेलने का कोई मौका नहीं है। 6 साल से आप चुनाव, ठीक है, लेकिन ये सवाल जरूर उठेगा, ये सवाल जरूर उठेगा शर्मा जी कि पिछले 50 वर्षों में आखिर ये इमोशनल कार्ड क्यों खेलते रहे। आपके पास दोबारा आएंगे, हम आएंगे आपके पास, आएंगे शर्मा जी, आपके पास आएंगे। जयराम विप्लव जी,
आपको लगता है कि ये जो इसके पहले ये जो इमोशनल कार्ड खेल करके पाकिस्तान का डर दिखा करके ये जो सारी चीजें होती थी वो कहीं ना कहीं डर लोगों के मन से निकला और ये वजह है कि लोग निकले हैं बाहर वोट देने के लिए? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि आजाद भारत में कश्मीर भारत के साथ पूरी तरह से जुड़ गया, भारत के कानून के साथ जुड़ गया, भारत की विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा और सांस्कृतिक रूप से तो वो आदि अनंत काल से हमसे जुड़ा हुआ हमारा अभिन्न हिस्सा रहा है। उसको बांटने की, तोड़ने की, अलग करने की कवायद किसने की थी, ये इतिहास आज सार्वजनिक है, पूरा देश जान गया कि 1/3, 2/3 कश्मीर जो आज किसकी गलती से पीओके बना हुआ है। कश्मीर में धारा 370 एक टेम्पोररी प्रोविजन था, लेकिन उसको कैसे भटकाया गया। अब तो एक फिल्म भी आ गई है आर्टिकल 370, उसको भी देखना चाहिए, कांग्रेस के लोगों को भी देखना चाहिए ताकि अपने शीर्ष नेताओं के कुकृत्यों को समझ सके। रही बात, ये कांग्रेस पार्टी का सारा चरित्र लोग जानते हैं, कैसे वहां पर मुख्यमंत्री की बेटी तक को झूठ का एक स्वांग रच के अगवा दिखाया जाता था और क्या क्या डिमांड्स और क्या क्या चीजें जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर थोपी जाती थी। आज मैं इस जीत का, लोकतंत्र में हुए इस जीत का श्रेय जम्मू कश्मीर की जनता को देना चाहता हूं, जिन्होंने लगातार वर्षों तक संघर्ष करते हुए जाने गंवाई, लेकिन लोकतंत्र का साथ नहीं छोड़ा, उसमें विश्वास बनाए रखा। और आज मोदी जी के नेतृत्व में जो सुरक्षा का भाव जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा हुआ है, उसने उनका प्रकटीकरण कर दिया है। लोकतंत्र में जो विश्वास जम्मू कश्मीर की जनता का था है, उसका उन्होंने प्रकटीकरण किया। रही बात शहादत की, बलिदान देने की, तो जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को बचाने के लिए सबसे पहला बलिदान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दिया था। और उनके उस रहस्यमयी मृत्यु का राज अगर खुल जाता, ये कांग्रेस पार्टी आज कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं। इस बात को तो शर्मा जी खुद ही कह रहे हैं, वो उन्होंने मना नहीं किया आपके योगदान को। एक लाइन में कह दूं, देखिए हम इसमें ये ना देखें, साफ तौर पर अटल जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, हम रहे या ना रहे भारत ये रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है शर्मा जी, एक बात तो जरूर कही जाए। एक दो बातों जी, एक सवाल ले लीजिए और अभी बात भी कहिए। एक सवाल ये भी आता है कि जो इसके पहले जो एक इमोशनल कार्ड खेला जाता था, जो ये बात कहा जाता था कि भाई आपकी अपनी स्वायत्तता है वो बरकरार रहनी चाहिए, अब एक विधान एक निशान का जो ये है और जिस तरह से लोग निकल कर आए हैं, तो उस पर क्रेडिट तो देना होगा। देखिए, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि भाई साहब ने एक बात कही, मुफ्ती मोहम्मद शहीद की बेटी की अगुवाई की, इन्होंने कहा ये ढोंग था, तो आपकी कल तक तो वो सहयोगी थी, आप उनके साथ सरकार बनाया। मुफ्ती सैयद वीपी सिंह की गवर्नमेंट में गृह मंत्री थे, जिसको 88 एमपी बीजेपी के समर्थन करते थे। आपकी सरकार थी, अपने इतिहास अपने तथ्य ठीक कर लीजिए, आपकी सरकार के गृह मंत्री थे, हमारे समर्थक नहीं थे। और उसके बाद कल तक आपकी सरकार कोलिशन रही है, इसलिए स्टूडियो में आने से पहले थोड़ा इसको पढ़ लिया करिए। और दूसरी बात जो आप कह रही है, लोगों ने इस बात पे रेफरेंडम नहीं लगाया मोहर कि 370 आपने ठीक जोड़ा जो तोड़ा, अगर वो बात है तो करवा लीजिए कश्मीर के अंदर, अगर आपको कोई आदमी मिलेगा। आज जम्मू के अंदर आप देख लीजिएगा जो रिजल्ट निकलेगा, अगर भाजपा जिसने 80% वोट जम्मू से लिए हों, कल अगर वो हार जाती है दोनों सीटों पे या कहीं 100, 500, 1000 वोट से जीत भी जाती है, तो आप क्या कहेंगे? लोग खुश हैं? आपने जिस वक्त वोट लिया, मैंडेट लिया, उस वक्त लोगों को कहा कि 370 के ये फायदे हैं। 10 साल के बाद जम्मू की जनता जवाब देने वाली है भाजपा को। 370 का अलग मुद्दा है, लेकिन कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं है। हमने हमेशा कहा कि चंद % लोग हो सकते हैं अलगाववादी, आतंकवादी, पाकिस्तान द्वारा भेजे हुए, कुछ उनके समर्थक भी रहे हैं, वो आज भी हैं, लेकिन उनका मुकाबला मुख्य धारा की पार्टियों ने किया है। उसमें कांग्रेस सबसे अग्रसर रही है, छाते दी है, नेशनल कांग्रेस ने दी है, पीडीपी ने दी है, और वो दोनों दल भाजपा के एनडीए के हिस्सा रहे हैं कभी ना कभी। इसलिए थोड़ा गाली देने में इनको संकोच करना चाहिए। हम नहीं इनको गाली देते, पाकिस्तान के विरुद्ध वो हमारे साथ खड़े हैं, आतंकवाद के विरुद्ध वो हमारे साथ खड़े हैं। और भी जो दल एबीसी इनके दल हैं जम्मू कश्मीर में, मेन स्ट्रीम दल, हम उनको भी सलाम करते हैं। उनकी विचारधारा, उनकी भाषा अलग हो सकती है, हमें पसंद हो जाना हो, पाकिस्तान के विरुद्ध सारे लोग हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, ऐसा मत कहिए। लेकिन नहीं है, कश्मीर को छोड़ दीजिए, कश्मीर में 3 कैंडिडेट इनके नहीं है, लद्दाख वाले का हाल भी पता लग जाएगा। कश्मीर में तो कैंडिडेट ही नहीं मिला इस पार्टी को,
फिर ये छाती पीटते हैं। ठीक है, चलिए आपकी बात आ गई। दरअसल जयराम विप्लव जी, एक छोटी सी बात ठीक है जयराम विप्लव जी जवाब दीजिए। बस एक छोटी सी बात, इन्होंने लगातार 3 बार कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये ना तो हम कह रहे हैं ना भारत का कोई व्यक्ति कह रहा है। पाकिस्तान के साथ होने ना होने की बात कांग्रेस पार्टी के लिए है। जो बातें लगातार मणिशंकर अय्यर जैसे लोग कहे जाते हैं, बता जाते हैं कि उनका साथ किसके साथ है। और बस सुन लीजिए, बीच में आपके नहीं बोला था चौधरी जी, आपकी बारी आएगी शर्मा जी, आपकी बारी आएगी। 2 लाइन तो पूरी करने दीजिए। चलिए कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ता है, किसका साथ है, इस पर सवाल है। कश्मीर के लोग भारत के साथ के 2 टुकड़े किए और हमने रहेंगे। और रिश्ता आएंगे शर्मा जी, बीच में बोलेंगे तो किसी की बात कंप्लीट नहीं होगी। अरे भाई सुनो ना भाई साहब, सुन लीजिए, देश जान गया 47 में भारत मां के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान बनाने वाले भी आप थे। और आज फवाद चौधरी की अपीलें भी राहुल गांधी के लिए आ रही है, राहुल गांधी के लिए आ रही है। निखिल, अरे सुनिए, इस तरह से डिबेट नहीं चलेगी। मैं विनोद मिश्रा के पास जाता हूं। विनोद मिश्रा जी, एक एजेंडा, दरअसल बात कहने की कोशिश ये कही जा रही है कि किस तरह से 370 के बदलाव के बाद लोगों की आकांक्षाएं जो है वो सतह पर आई हैं। लोग किस तरह से लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं, और शायद ये हमारे जो दोनों साथी हैं शायद उस बात को थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि लोग निकले हैं, वोट किसी को भी दे, लेकिन लोग निकले हैं, ये बड़ी बात है। मैं सिर्फ एक शर्मा जी का सुन रहा था। शर्मा जी बहुत अनुभवी हैं और कांग्रेस के वहाँ हैं। मैं इसमें से आप इसको इनकार नहीं कर सकते कि कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। वहाँ आतंकवाद के दौर में जिस समय में फारूक अब्दुल्ला भी कश्मीर छोड़ के लंदन चले गए थे, तब भी कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ मैदान में थे। मैं इस बात के गवाह हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ। लेकिन अगर किसी ने भी इस कश्मीर को इस तरह से मेसअप का दौर में डाला है तो उसके भी रिस्पॉन्सिबल कांग्रेस पार्टी ही है। आज क्या शर्मा जी आप इस खुले मंच से कह सकते हैं कि आपका आर्टिकल 370 पे क्या स्टैंड है? आप कभी गुपकार अलायंस के साथ में होते हैं जो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के विरोध करने के लिए वो एक संगठन बनता है, और उसके बाद उसमें महबूबा मुफ्ती से लेके फारूक अब्दुल्ला, वहाँ की CPM पार्टियाँ, सारी पार्टियाँ होती है और कांग्रेस पार्टी भी होती है। उसी पार्टी के साथ आपका इंडिया गठबंधन है। तो कम से कम आप देश के सामने में कहिए कि ये आर्टिकल 370 जो भारत सरकार ने फैसला लिया था हम उसके साथ हैं। आप नहीं कहेंगे। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है कि आप कश्मीर में जब जाते हैं तो पोस्चरिंग कुछ और करते हैं, यहां जब आते हैं, दिल्ली आते हैं तो आप कुछ और दिखने लगते हैं। ये बात पूरे कश्मीर में 70 सालों तक रहा था। ये अलगाववाद वहां पे किसने लाया? ये आतंकवाद आप किसने लाया? अगर फारूक अब्दुल्ला कश्मीर पहुंच के कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, दिल्ली आके कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, महबूबा मुफ्ती वहां से कश्मीर का, पाकिस्तान की बात करती है, यहां आती है तो राष्ट्रीय एकता की बात करती है, तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है उसको इस बार कश्मीर के लोगों ने एक्सपोज किया है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट मैं पूरी बात इनको बता दूं। बहुत ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सब लाए थे, तो थोड़ी सी मैं भी इनकी जानकारी में मैंने भी कुछ सीखा है। तो शर्मा जी, कांग्रेस का योगदान आप ये देखिए कि पहली बार उस पूरे कश्मीर राज्य में जब वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, तब जाके लोगों को लोकतंत्र पे भरोसा हुआ था, लोग वोट करने निकले थे। ये पहला मौका था, और वो स्वयं नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने विदा कर दिया था। ये पहला मौका था जब लोकतंत्र को किस तरह से कश्मीर में मजाक कर दिया गया था, ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। जिसको शेख अब्दुल्ला ने पर्ची दी वो लोकसभा जाएगा, जिसको वहां से पर्ची बनती थी वो असेंबली में जाएगा, और आप लोकतंत्र कहते हैं। आप ये आर्टिकल 370 की बात करते हैं जहां चुनाव कमीशन भी वहां पे खुद होता था। वो भारत का चुनाव कमीशन भी नहीं हुआ होता था, भारत की न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय का भी नहीं था। अब क्या मजाक बना के रखे थे कश्मीर का, और आप अभी कह रहे हैं कि हमने लोकतंत्र का किया है। लोकतंत्र जन विश्वास से बनता है। मेरा लास्ट लाइन सुन लीजिए। लोकतंत्र जन विश्वास से बड़ा होता है, लोकतंत्र जन विश्वास से मजबूत होता है। ये बात आर्टिकल 370 के बाद लोगों ने देखा है, जहां 50,000 से ज्यादा नुमाइंदे चुन के कश्मीर में आए हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने में 3 टायर पंचायती राज के जरिए और पीपुल्स गवर्नेंस के जरिए जब वो लोगों के पास पहुंचे हैं, लोगों ने विकास देखा है, तब लोकतंत्र पे भरोसा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शर्मा जी, डबल स्टैंडर्ड का आरोप है आपके ऊपर। जी, विनोद मिश्र जी ने एक लंबी बात की है, मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं। इन्होंने कांग्रेस की भूमिका को भी सराहा बचारा, लेकिन मैं कहूंगा कि ये तो 1950 में चले गई, जब इस देश का
विलय हुआ जम्मू कश्मीर का, थोड़ी सी जानकारी के लिए कि ये वाहिद रियासत थी जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी। 80.5। आप उसमें लंबा में मत जाइए इतिहास में, आप सीधे सीधे आइए सवाल पे जो आपको जवाब देंगे। मिश्रा जी, मैंने आपको सुना, अच्छा नहीं आपके लिए। आप बोलिए बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। 35 साल से यही काम करते हैं। मैंने कहा कि आपको उन परिस्थितियों को समझना होगा कि जिस परिस्थिति में ये विजय हिंदुस्तान की जमहूरियत की, सेकुलरिज्म की विजय थी कि जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कूटनीति थे कि हम मुसलमानों के साथ नहीं, 80% जम्मू कश्मीर ने कहा। और इतिहास की सुन लीजिए, अगर श्लोक सुनाने हैं तो सुनने में जुमले मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये हकीकत है और इतिहासकार भी हूं मैं, अगर आप समझेंगे। और उस वक्त आपका इतिहास क्या कहता है शर्मा जी? पीओके किसकी गलती से पाकिस्तान के साथ दिया कि हम जम्मू कश्मीर वाले आपके साथ नहीं जाएंगे, उसी कश्मीर ने हिंदुस्तान को चुना, उसमें जबरदस्ती नहीं हो सकती थी। सिर्फ महाराजा हिंदू थे, लेकिन पीओके के ऊपर तो जरूर एक प्रश्न उठेगा, पीओके के ऊपर प्रश्न जरूर उठेगा शर्मा जी। 370 में अमेंडमेंट की थी, कांग्रेस ने की थी। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जुरिस्डिक्शन 1950 में नहीं होती थी, लेकिन उसको एक्सटेंड किया, जिसके लिए हमें इल्जाम देते रहे कि कांग्रेस ने ये सब जानते हैं शेख अब्दुल्ला को जवाब ले लीजिए जल्दी से, हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। जमहूरियत की जड़ें यहाँ मजबूत थी। ये इल्जाम तराशी है, अपने जमहूरियत को बदनाम मत करिए, पाकिस्तान के इल्जाम पे ठप्पा मत लगाइए कि यहाँ धांधली होती थी। 1970 मुरारजी देसाई थे जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जब चुनाव हुआ। नहीं, कोई पाकिस्तान के आरोप को मुझे नहीं लग रहा कि कोई उस पर ठप्पा लगा रहा है। फिलहाल समय बहुत कम है, मैं चाहूंगा कि जो है जी 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 जयराम विप्लव बहुत जल्दी से अपना जवाब पूरा करें। 6 साल से यहाँ चुनाव नहीं हो रहे, ठीक है, और बीजेपी कहती है कि सब कुछ ठीक है। 6 साल से चुनाव से भाग क्यों रहे? करगिल के चुनाव के बाद चुनाव तो हो रहा है, चुनाव तो हो रहा है शर्मा जी, चुनाव में भाग लीजिए, चुनाव में लोगों ने भाग लिया है, इसलिए नहीं करवाइए। दूसरों को मत बोलिए, जयराम विप्लव को बोलने दीजिए। कैंडिडेट नहीं है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया शर्मा जी, आपका पॉइंट आ गया शर्मा जी। जयराम विप्लव जी जल्दी से खत्म करिए। लोकतंत्र मजबूत हुआ है, वहां अगर मतदान का प्रतिशत ऐतिहासिक तौर पर बढ़ा है तो उसके पीछे कारण है कि वहां विकास बढ़ा है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, वहां पर्यटन बढ़ा है, वहां शांति और सुरक्षा की भावना बढ़ी है। और ये सारे काम जब लोग होते हुए देखते हैं ना, और उस दौर को याद करते हैं जब 2-3 परिवारों की लूट थी, भारत सरकार के सारे फंड को कैसे डाइवर्ट कर दिया जाता था, सबने कश्मीर में देखा है। और एक चीज आप ऐतिहासिक रूप से जितना बताइए, आज परतें खुल गई है, फाइलें सार्वजनिक है, केवल शेख अब्दुल्ला परिवार को वहां राजा हरि सिंह से सत्ता छीनकर उनको पपेट बनाकर बिठाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए नेहरू जी ने ये सब किया था। और 370 इस चर्चा को और ज्यादा आगे नहीं ले जा सकते। जयराम विप्लव जी बहुत शुक्रिया, जयराम विप्लव जी बहुत शुक्रिया, शर्मा जी आपका भी शुक्रिया, विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा को फिर कभी आगे बढ़ाएंगे, हमारे पास समय आज के लिए बहुत बस इतना ही। और यहाँ से आपको लिए चलेंगे वनगांव, पश्चिम बंगाल, जहां अमित शाह बीजेपी के वरिष्ठ नेता एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 10 ही साल में 41,000 करोड़ के बजट को 1,65,000 करोड़ का करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया, 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया, और बाबा साहब से जुड़े 5 स्थानों को हमने तीर्थ स्थान बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो युवाओं, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से ये तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट राम मंदिर को रोक कर बैठे थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में उन्होंने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया।
और भाइयों बहनों, ये देखिए, ममता दीदी को निमंत्रण गया, ये राहुल बाबा को निमंत्रण गया, मगर कोई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया। क्यों नहीं गया? वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? मालूम है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? अरे मतवा समाज वालों, यूपी, ओडिशा, बिहार के सारे भाइयों बहनों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो, उनकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। उनसे डरकर वो राम जन्मभूमि के कार्यक्रम में नहीं गई, मगर हम नहीं डरते हैं। हमारी वोट बैंक तो हरिचंद ठाकुर के मेरे मतवा समाज वाले हैं, मतवा समाज वाले। मोदी जी ने डंके की चोट पर राम मंदिर बनाने का काम किया, और मैं आपको बताने आया हूं, कश्मीर से धारा 370 को हटाने का काम अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम किया है। और ममता दीदी, आज मैं पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, मुझे बताओ, यहां सिंडिकेट का राज है, भतीजे के गुंडे परेशान करते हैं, वो बंद करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो, करना है या नहीं करना है? एक कट मनी बंद करना है या नहीं करना है? एक घुसपैठ रोकना है या नहीं रोकना है? ये बम धमाके रोकने हैं या नहीं रोकने हैं? क्या ममता दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी रोक सकते हैं, कमल निशान रोक सकते हैं। भाइयों बहनों, पूरे बंगाल में बेहिसाब गरीबी है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ गया। इतना पानी होने के बावजूद हमारा बंगाल बिछड़ गया। क्यों बिछड़ गया? क्योंकि यहां भ्रष्टाचार चल रहा है। ये अनुव्रत मंडल, ये कुणाल घोष, तापस पाल, कोई कुलपति, ये सारे लोग युवाओं को नौकरी देने के केस में, गाय तस्करी के केस में, कोयला के केस में जेल में गए हैं। मुझे आप बताओ भाई, आप किसी ने एक साथ 50 करोड़ रुपया जीवन में देखा है क्या? देखा है? इनके एक मंत्री के यहां से 50 करोड़ रुपया निकलता है, 50 करोड़ रुपया। मैं तो पश्चिम बंगाल के वनगांव में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह। और इसके बाद बात करेंगे पाक अधिकृत कश्मीर में विद्रोह। अभी हमने जो भारत का कश्मीर है, किस तरह से वहां पर लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, उसकी बात की। और अब बात पाक अधिकृत कश्मीर में किस तरह से लोग परेशान हैं, वो किस तरह से विद्रोह कर रहे हैं, उसकी बात करते हैं। पिछले 4 दिनों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जंग का मैदान बना हुआ है। पिछले 4 दिनों से वहां पर लगातार ये खबरें आ रही हैं, पाकिस्तानी फौज के हिंसक कार्रवाई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। महंगाई और जरूरी चीजों की सप्लाई बंद होने के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन बाद में यह विरोध हिंसक हो उठा और इसमें तमाम लोग घायल भी हुए। सेना ने बल प्रयोग किया। पाकिस्तानी फौज ने स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी तेज की तो तीव्र हो उठा विरोध का स्वर। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की नई सरकार के सामने यह बड़ी चुनौती बन गई है। और जिस तरह से पाक अधिकृत कश्मीर में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लंबे अरसे से पीओके के लोग आजादी की मांग करते रहे हैं और अब वो और मुखर होता जा रहा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के दिवालिया होने की बात कई बार कह चुका है।
ये दोनों संस्थाएं बार बार कहती रही हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि पीओके के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उन लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। राशन पानी की आसमान छूती कीमतों को लेकर पंजाब और सिंध में सब्सिडी मिलती है, तो इस बात को गौर से समझने की जरूरत है कि वहां पर सब्सिडी मिलती है, लेकिन पीओके को पाकिस्तान ने अपने हाल पर छोड़ दिया है। वहां उन लोगों को कोई सब्सिडी नहीं मिलती। लोगों का आरोप है कि हुकूमत पीओके में बिजली पैदा करती है, लेकिन यह सप्लाई पंजाब प्रांत में की जाती है। पीओके के लोग इसका समाधान सिर्फ आज़ादी में देखते हैं। उनको लगता है कि जब तक आज़ाद नहीं होंगे तब तक इसका समाधान नहीं होगा, क्योंकि एक उपनिवेश की तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। चुनावी मौसम में भारत में जो नेता पाकिस्तान को एटम बम होने का नैरेटिव बताते हैं, वो उनसे यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान पर तरस जरूर खाना चाहिए। और पीओके एक्टिविस्ट अयूब मिर्जा का कहना है कि पाक अधिकृत कश्मीर में हालात बेहद खराब हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। At the moment, the situation in Muzaffarabad, the capital of Pakistani occupied Jammu Kashmir, is getting very, very serious. What happened is this morning, about 500,000 people descended upon Muzaffarabad and in the suburbs to protest against taxes on electricity bills, cuts in subsidies, and to demand end to the perks and privileges of the Prime Minister, the President, all members of Legislative Assembly as well as the judges and bureaucracy. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, जिस तरह से विद्रोह के स्वर बुखर हुए हैं, क्या वहां के लोग आज़ादी ही अब समाधान देखते हैं? क्या वजह रही है इसकी? देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है कि आपके एक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत क्या है। कि अब आप देखिए कि वहाँ जो इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है, वो 24% के आंकड़े को भी पार कर गया है। अगर आप जिस स्टेट में, जिस राज्य में अगर आप देखिए कि देश में महंगाई की दर इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, पूरे पाकिस्तान आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, तो पाकिस्तान की हुकूमत, नई हुकूमत के लिए प्रायोरिटी क्या है? उसके लिए प्रायोरिटी वहाँ पंजाब है, उसके लिए प्रायोरिटी वहाँ सिंध है, उसके लिए प्रायोरिटी वहाँ पख्तूनख्वा है। इस बेचारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पूछने वाला वहाँ कोई नहीं है। इसका ये विरोध, इसका ये मुखर स्वर आप देख रहे हैं। पिछले 4 दिनों से ये लोगों की ये डिमांड थी यहाँ पे कि जो सब्सिडी की बात आप वहाँ पंजाब में करते हैं, महंगाई के लिए जो जनता परेशान है उसके लिए आप सब्सिडी देने की बात करते हैं, वो पीओके के साथ आप क्यों नहीं कर रहे हैं? लोगों की ये डिमांड बहुत पुरानी है इस बात के लिए कि वो कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि भाई हम भारत के अंग हैं, हमें भारत का एक पार्ट है, तो हमें इंडिया के साथ में क्यों नहीं हमारा विलय होता है, हमें क्यों नहीं आज़ाद किया जाता है? तो उन्हें बताया जाता है कि आप जो है अभी एक मुतनाजा पार्ट है, मतलब आप एक विवादित इलाका है, उसका फैसला अभी नहीं होगा। तो ये सारे लोग अपने को एक दोयम दर्जे का, सेकंड क्लास सिटीजन जिसको बोलते हैं, उस दर्जे के नागरिक के रूप में जब इनको ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल रहा है, तो उसका एक मुखर स्वर आपको ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये साफ साफ दिख रहा है। जो 76 से ज़्यादा वहाँ के लोकल जो वहाँ पे स्थानीय नेता थे उनकी अरेस्टिंग हुई है। कई 100 लोगों की वहाँ पे इस तरह से जो वहाँ पे पुलिस की और फौज की जो गोलीबारी हुई है उसमें जख्मी हुए हैं। तो एक जो सूरत वहाँ बनी है वो बहुत चिंताजनक है। जी, निश्चित तौर पर ये सूरत चिंताजनक है और भारत के पड़ोस में जिस तरह की ये चीज़ हो रही है, निश्चित तौर पर सभी को चिंता है। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।